Hello everyone. So in this lecture we will move ahead after the perpendicular axis theorem. तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था perpendicular axis theorem related to the moment of inertia. ठीक है, तो moment of inertia क्या होता है वो डिस्कस किया था हमने कल वाले लेक्चर में. और व्हाट इज़ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का जो सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर कोई एरिया ये है, उस एरिया का ये एरिया है और मान लिया ये एरिया इस एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है. ओके, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है. तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एरिया, व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एरिया about the axis which is perpendicular to the plane of this surface. तो इस सरफेस या ये जो बॉडी जिस प्लेन में लाई कर रही है उस प्लेन के परपेंडिकुलर कोई एक्सिस, मान लिया ये एक्सिस z है, तो इसके अबाउट अगर आपसे मोमेंट पूछा जाए कि इसके अबाउट इस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इस एरिया का इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करो, इस एक्सिस इस प्लेन का सॉरी इस एरिया का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस एरिया का इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उन दोनों को ऐड कर दोगे तो दैट मोमेंट then the moment of inertia of this area about the perpendicular axis z will be equals to the algebraic sum of the moment of inertia about the mutually perpendicular axis which are lying in this plane. ठीक है, समझ में आया. चलिए, तो यही डिस्कस किया था हमने कि अगर तो द रिलेशन हमने उसका प्रूफ भी देखा था कि आई एक्स एक्स इक्वल्स टू आई जेड जेड इक्वल्स टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई. तो जेड एक्सिस के अबाउट जो बेंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी भी एरिया का, दैट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस. ठीक है, तो आई एक्सिस और आई वाई वाई का जो सम होता है दैट इज इक्वल्स टू द आई जेड जेड. ठीक है, नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दिस इज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम. आपको इस थ्योरम को समझना पड़ेगा. अगर आप ये थ्योरम नहीं समझते हैं देन यू कैन नॉट सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. आप इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं कर सकते. इसीलिए दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम दैट इज़ वेरी हेल्पफुल वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, चलिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेम इज़ पैरेलल एक्सिस थ्योरम. अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है पहले आप समझ लो, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और क्या नहीं है. जैसे मान लिया ये कोई एरिया है, ठीक है, मान लिया ये कोई एरिया है, पर्टिकुलर कोई बॉडी का कोई एरिया है, ठीक है, ये वाला, और इसका मान लिया सेंट्रॉइड ये है. क्या है इसका सेंट्रॉइड, ये है जी, और लेट दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बॉडी के सेंट्रॉइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, आई एक्स एक्स. और अगर एक्स एक्सिस के अबाउट बात करते हैं और वाई एक्सिस के अबाउट बात करेंगे तो आई वाई वाई हो गया. ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. चलिए, ठीक है, ये क्या है, एक सर्कल है, इट इज़ अ सर्कल. ये सर्कल है कि नहीं, ठीक है. और आपने पढ़ा था कि सर्कल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो अभी मैंने बताया नहीं है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है. चलो सर्कल छोड़ते हैं, अभी हम मतलब सिंपली ये देख लेते हैं. वेट फॉर सम टाइम. ओके, ठीक है, चलिए, ठीक है. तो इसमें अगर हम एक रेक्टेंगल लें, जैसे अगर आपको समझा देता हूँ, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया, कि अगर मान लिया कि ये कोई प्लेन है, तो हम जो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई कैलकुलेट करते हैं ना, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई कैलकुलेट करते हैं, ये उन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट होता है जो इसके सेंट्रॉइड से पास हो रही हैं. समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है नहीं. तो देखो, अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी या कोई इसका प्लेन एरिया ये है, ठीक है, इसका सेंट्रॉइड जी है, तो हम जो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई कैलकुलेट करते हैं वो इस बॉडी के सेंट्रॉइड के अबाउट होता है.
ठीक है, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट होता है, मतलब वो एक्सिस सेंट्रोइड से पास होनी चाहिए। अब अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई नहीं, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मान लिया कि ये इसका सेंट्रोइड है और ये इसकी वाई एक्सिस है, ये बॉडी, ये इसका सेंट्रोइड जी, और ये वाई एक्सिस यहाँ से पास हो रही है, ठीक है। तो आप देखोगे कि वाई एक्सिस के अबाउट आई वाई जो होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई वाई, इसकी वैल्यू आपको कुछ मिल जाएगी। वो फार्मूला हम पढ़ लेंगे क्या होता है इसका पर्टिकुलर फार्मूला, ये कुछ वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि नहीं, मुझे इस एक्सिस के अबाउट, इस बॉडी का, इस सरफेस का, इस प्लेन एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट नहीं चाहिए, बल्कि एक और एक्सिस के अबाउट चाहिए जो इसी एक्सिस के पैरेलल है, जो इस एक्सिस के पैरेलल है। मतलब मैंने आपसे बोला कि ये एम एन एक्सिस है, तो आप मुझे ये बताओ इस बॉडी का, इस प्लेन सरफेस का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। इस सरफेस का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, और ये एक्सिस किस एक्सिस के अबाउट है, पैरेलल है, इट इज़ पैरेलल अबाउट वाई एक्सिस। तो कैसे निकालेंगे, तो इसीलिए क्या करते हैं, अगर किसी भी बॉडी का, अगर किसी प्लेन सरफेस का किसी सेंट्रोइडल एक्सिस के अलावा किसी दूसरे प्लेन के रेस्पेक्ट में या किसी दूसरी एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछा जाए, तो आप, और वो जो सरफेस, जिस नई एक्सिस के अबाउट आपको पूछा जा रहा है, जो एम एन है, वो किसी पर्टिकुलर एक्सिस के पैरेलल होगी। तो यहाँ पर ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वाई एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस एम एन है, तो इसके अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो जब आपसे ऐसा पूछा जाए, देन वी विल यूज़ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कब यूज़ की जाती है, इसका सिग्निफिकेंस यही है कि ये थ्योरम बहुत हेल्पफुल होती है जब आपको किसी भी एरिया का किसी भी एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हो अबाउट एन एक्सिस दैट इज ईदर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस और सेंट्रोइडल वाई एक्सिस। समझ रहे हो, सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस और सेंट्रोइडल वाई एक्सिस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सेंट्रोइडल वाई एक्सिस होगी जो सेंट्रोइड से पास होगी, और सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस सेंट्रोइड से पास होने वाली एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। तो ये एम एन समझ में आया क्या है, एम एन क्या है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसके अबाउट इसका बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, तो वही बताने वाला हूँ। तो ये थ्योरम ये थ्योरम ये बताती है कि अगर आपको किसी भी प्लेन फिगर का, किसी भी प्लेन एरिया का किसी एक उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल है, जो कोई भी एक सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट कैसे निकालेंगे। तो एट दैट टाइम वी यूज़ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसी भी प्लेन फिगर का, किसी भी प्लेन सरफेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। अगर वो जो नई सरफेस सरफेस है, उस सरफेस का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी ऐसी एक्सिस के अबाउट निकलना है, या किसी ऐसे प्लेन के अबाउट निकलना है, अगर किसी ऐसी एक्सिस के अबाउट निकलना है दैट इज पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ द प्लेन एरिया, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, देखो इसके लिए आप ये डायग्राम समझ लो ये वाला। तो देखो, ये मैंने कोई प्लेन फिगर मान लिया ये, ठीक है। और इसका टोटल एरिया क्या है, टोटल एरिया डी है, और इसका सेंट्रोइड ये है, दिस इज द सेंट्रोइड ऑफ दिस प्लेन फिगर, ठीक है। ये एरिया है, उसका सेंट्रोइड यहाँ पर है, जी पर है। और क्योंकि मैं अभी वाई एक्सिस के अबाउट मान के चल रहा हूँ, तो ये वाई एक्सिस के अबाउट मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, तो ठीक है, ये लाइन, तो ये क्या है, वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब क्योंकि ये सेंट्रोइड से पास हो रही है, इसीलिए सेंट्रोइडल एक्सिस है, सेंट्रोइडल वाई एक्सिस इसको बोल देंगे, ठीक है। सेंट्रोइडल एक्सिस मतलब सेंट्रोइडल वाई एक्सिस इसको बोलते हैं, वाई एक्सिस बोल देंगे। तो ये जो आपको एक्सिस दिख रही है, जैसे सेंट्रोइडल वाई एक्सिस, तो हम जो आई एक्स और आई वाई कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूले में, जो हमने इससे पहले पढ़ा था, तो दैट इज़ अबाउट द सेंट्रोइड। तो ये सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, तो ये हो गया। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई नहीं, ये जो पूरी सरफेस है, इस पूरी सरफेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस एम एन के अबाउट क्या होगा। और ये एम एन, दैट इज एम एन पैरेलल टू द आर्बिट्रेरी एक्सिस है, कोई भी आर्बिट्रेरी, लेकिन दिस एक्सिस इज पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस। ये सेंट्रोइडल हम
ये जो एक्सिस है सेंट्रोइडल एक्सिस ये वाई वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये एक एक्स एक्सिस ऐसा हो तो इसके अबाउट एम एन यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, वी कैन एज्यूम दिस वन। तो अभी मैंने इस सॉल्यूशन के लिए एक सिंपल एग्जांपल के लिए किस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो इसको समझाने के लिए मैंने सिंपली ये एरिया लिया है और ये इसकी सेंट्रोइडल वाई एक्सिस है। सेंट्रोइडल वाई एक्सिस के पैरेलल एक नई एक्सिस है एम एन। तो इस हम ये जानना चाहते हैं कि इस एम एन के अबाउट, इस नई एक्सिस एम एन के अबाउट इस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो पैरेलल थ्योरम ये बोलती है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया अबाउट एन एक्सिस parallel to the centroidal axis of an area is equals to moment is equals to the sum of the moment of the sum is equals to the sum of moment of the moment of inertia of the area about the centroidal axis plus the product of area of the body, product of area of the surface and the square of the distance between the two parallel axes। समझ में आया। तो क्या बोलते हैं कि अगर आपको इस बॉडी का इस प्लेन सरफेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक नई एक्सिस एम एन के अबाउट निकालना है जो कि सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल है, तो उस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किसके बराबर होगा, इस प्लेन सरफेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट है तो इसको जी वाई लिख देगा मैं। जी वाई, जी मतलब सेंट्रोइडल एक्सिस, वाई मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल है, जी वाई प्लस इस बॉडी का एरिया और इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। ये बोलने वाली है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मतलब समझ में आया कि अगर आपको देखना है तो अगर आपको देखना है किसी भी एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस एम एन दैट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस और सेंट्रोइडल वाई एक्सिस ऑफ दिस एरिया ऑफ दिस सरफेस, तो वो किसके बराबर होगा, इस सरफेस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, सेंट्रोइडल वाई एक्सिस प्लस इसका एरिया और इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर। यही दिस इज कॉल्ड द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। यही है जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। दैट इज रिटन ओवर हियर। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम दैट वी कैन यूज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इट स्टेट दैट, ये क्या बोलती है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो कि है पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ एन एरिया, उस एरिया के सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। और कहाँ पर लाई कर रही है, इन द प्लेन ऑफ द एरिया, क्योंकि अगर वाई एक्सिस तो वाई एक्सिस के वाई प्लेन में ही लाई कर रही है, परपेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए कंडीशन। वो किसके बराबर होती है, इट इज इक्वल्स टू किसके बराबर होती है, सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, इस एरिया के मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट प्लस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट एंड to the centroidal axis, centroid of the plane area and the product of area and the square of the distance, product of area and the square of the distance between the two axes, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो किसके बराबर होगा, तो अगर एम एन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो किसके बराबर होगा, इस प्लेन एरिया के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, तो यहाँ पर जी है। अब ये देखो एक्स के पैरेलल भी हो सकता है, वाई के पैरेलल भी हो सकता है, तो आई जी मैंने लिखा है, लेकिन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आई जी वाई लिख देंगे अगर वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, और आई जी एक्स लिख देंगे अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो किसके बराबर होगा, किस के सम के बराबर, इट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सरफेस अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस प्लस द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, ठीक है। इन दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, आई जी समझ में आ गया। आई जी क्या है वो मैंने बता दिया कि व्हाट इज दिस, आई जी क्या है, मोमेंट ऑफ सेंट्रोइड एरिया इसका क्या है, और एच डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, तो एच जो है इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, ठीक है। तो ये थ्योरम आपको याद रखनी है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला यू हैव टू कीप इन योर माइंड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। अगर ये आपको याद रखना ही रखना है, अगर याद नहीं रखेंगे तो आप न्यूमेरिकल तो भूल ही जाइए। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ करने के लिए क्या किया है हमने, एक छोटा सा ये सिंपली इसका
एक छोटा सा एरिया कंसिडर किया है, ठीक है, डी ए स्ट्रिप, जिसकी यहाँ से डिस्टेंस, इस एक्सिस की यहाँ से डिस्टेंस, सेंट्रोइड से सेंट्रोइड से जो डिस्टेंस है इस एरिया की, इसके सेंट्रोइड से इधर की जो डिस्टेंस x है, और मान लिया इन दोनों एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है वो h है, ठीक है। तो अगर आप इस एरिया का, कौन से वाले एरिया का, डी ए एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे इस एक्सिस के अबाउट, तो क्या होता है, ये वाला एरिया और यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करते हैं भाई। यही तो फॉर्मूला होता था, सिग्मा आर स्क्वायर और डी ए जो लिखा था, या सिग्मा एक्स स्क्वायर डी ए, सिग्मा वाई स्क्वायर डी ए, यही तो होता था। तो यहाँ पर क्या है, किस एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, एम एन के अबाउट, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इंटू इसका स्क्वायर इंटू डी ए, यही तो फॉर्मूला होगा। तो वही अप्लाई करना, छोटी सी डिस्टेंस मानी, तो हमने क्या किया, सो कंसिडर दिस एलिमेंट ले लिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एम एन इक्वल्स टू सिग्मा डी ए इंटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब एच प्लस एक्स का होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आपको पता ही है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2xh, ठीक है, यही था। तो अगर x प्लस एच का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh, ठीक है, यही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर का डी ए में अलग लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर डी अलग लिखेंगे, एक्स स्क्वायर डी अलग लिखेंगे, एच स्क्वायर डी अलग लिखेंगे, प्लस 2xh डी अलग लिख लेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखो क्या है, ये एक्स स्क्वायर डी ए बन गया, और यहाँ पर अब देखो एच कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों एक्सेस के बीच के डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है ना, तो ये कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, तो एच स्क्वायर डी ए सिग्मा डी ए प्लस 2h सिग्मा एक्स इंटू डी ए। अब आप मुझे बताओ, सिग्मा एक्स डी ए किसके बराबर था, ये किसके बराबर था, आपको रिलेशन पता थे एक्स में, एक्स सी इंटू ए, एक्स सी इंटू ए के बराबर था। स्टार्ट में देखो मैंने आपको बताया था, एक्स सी इंटू ए, देखो मैं दिखा देता हूँ, मोमेंट ऑफ एरिया वाला, ये यहाँ देख सकते हैं आप, तो सिग्मा ए इंटू एक्स किसके बराबर होगा, एक्स सी इंटू ए, एक्स सी या एक्स बार भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप एक्स बार भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक्स बार इज ऑल्सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द गिवन सरफेस एरिया, ठीक है, यही था ना भाई, हाँ ठीक है। चलिए तो ये समझ में आ रहा है, सिग्मा एक्स इंटू डी ए। अब इससे ये जीरो कैसे हो गया, तो समझ लेते हैं, ये एक्स सी या एक्स बार बोल सकते हैं, या एक्स सी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्स सी लिया है। तो एक्स सी क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द गिवन एरिया, उसका सेंट्रॉइड का एक कोऑर्डिनेट है। अब आप देखिए यहाँ, ये एक्स डी ए है, एक्स डी ए है कि नहीं, तो आप देखोगे दिस एक्स सी इंटू ए इट इज़ इक्वल्स टू सिग्मा एक्स डी ए, ये हो जाएगा नहीं। अब आप मुझे ये बताओ भाई साहब, ये बताओ, मैं इसकी जगह पर, सिग्मा एक्स डी ए की जगह पर एक्स सी इंटू ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, एक्स सी ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब एक्स सी की वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ एक्स सी, यहाँ पर एक्स सी बताइए क्या है, एक्स सी, व्हाट इज़ एक्स सी, तो क्या है, आप देखिए एक्स सी क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस, एक्स सी इज डिस्टेंस of centroid from the y axis, यही तो था, एक्स सी वाई एक्स, ये कोऑर्डिनेट पड़ता है ना ये, तो यहाँ वाई एक्सिस से डिस्टेंस तो एक्स सी बताता है। अब आप मुझे ये बताओ, इस वाले प्रॉब्लम में ये बताइए, क्या एक्स सी की वैल्यू जीरो होगी कि नहीं होगी कि नहीं, क्यों होगी, क्योंकि भैया महाराज ये जी जो कि सेंट्रोइडल एक्सिस है, ये जो जी सेंट्रोइडल एक्सिस है, वो इसके सेंट्रोइड से ही तो पास हो रही है, और जब सेंट्रोइड से ही पास हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि वाई एक्सिस जो है इट इज़ पासिंग फ्रॉम द सेंट्रोइड, और जब ये वाई एक्सिस सेंट्रोइड से ही पास हो रही है तो एक्स सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि क्या है, ये डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम द वाई एक्सिस से सेंट्रोइड की डिस्टेंस कितनी है, अब क्योंकि वाई एक्सिस सेंट्रोइड से ही पास हो रही है इसीलिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जीरो। ये वाई एक्सिस सेंट्रोइड से पास हो रही है, इसीलिए एक्स बार की वैल्यू या एक्स बार या एक्स सी बोल दो, इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि ये सेंट्रोइड से पास हो रही है ना। अगर मान लिया ये बॉडी ये थी, वाई एक्सिस यहाँ से पास होती, ये इसका सेंट्रोइड होता,
जी, तो ये एक्स सी की वैल्यू होती कि नहीं, लेकिन अब ये वाई एक्सेस यहीं से पास हो रही है, इसीलिए एक्स सी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। अब ये एक्स सी अगर ज़ीरो हो गया तो ये सिग्मा एक्स डी ए की वैल्यू भी जीरो, दैट्स वाई दिस टर्म इज गेट्स नेग्लेक्टेड। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक बात आप बताइए कि ये सिग्मा एक्स स्क्वायर डी ए क्या है? ये टर्म देखा कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है? लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल लग रहा है महाराज। देखिए आप, सिग्मा एक्स स्क्वायर डी ए क्या है? देखिए बताता हूँ मैं आपको कहाँ है सिग्मा एक्स स्क्वायर डी ए। ये जाना हुआ फिगर है कि नहीं? जाना हुआ फिगर है कि नहीं? किसके बराबर है? आई वाई वाई। और मैं इसको आई वाई वाई जो है आई जी भी लिख सकते हैं, आई जी वाई भी लिख सकते हो, आई जी भी लिख सकते हो, ठीक है, अबाउट वाई एक्सेस, ठीक है। आई एक्स एक्स आई वाई वाई जो है वो सेंट्रोइडल एक्सेस के अबाउट भी हो गया, ठीक है। समझ में आ गया क्यों हो गया? हो गया कि नहीं? बिल्कुल हो गया। चलिए, तो इसको तो हमने लिख लिया, आई जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइड। अच्छा, आप इसको और अच्छे से लिखना चाहेंगे तो आई जी वाई वाई भी लिख सकते हैं, और ये और अच्छा हो जाएगा, तो आपको अच्छे से प्रॉब्लम नहीं होगी। आई जी वाई वाई हो गया, प्लस प्लस अब देखो सिग्मा डी ए का मतलब क्या हो गया? सिग्मा डी ए समझ लो या इंटीग्रेशन ऑफ डी ए समझ लो, तो एरिया के बराबर नहीं हो जाएगा? मतलब टोटल एरिया कितना हो जाएगा स्ट्रिप को पूरे में, जब ये तो स्ट्रिप का एरिया है, अगर टोटल एरिया निकालें तो कितना होगा? इसको इंटीग्रेट कर देंगे, उसका सब सारे एरिया का छोटे छोटे एरिया उनका सम कर देंगे, तो वो एरिया के ए के बराबर तो हो जाएगा। तो ये ए के बराबर हो गया, एच स्क्वायर यहाँ हो गया, ये टर्म जीरो, तो क्या बचा? ये आई जी यहाँ आ गया, और एच स्क्वायर इंटू ए यहाँ आ गया, तो दिस आई एम एन इजकल्स टू आई जी प्लस ए एच स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये h एक कांस्टेंट डिस्टेंस है, और एक्स सी मैंने बता दिया इट इज़ अ डिफरेंस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड एक्सिस। तो यहाँ पे सेंट्रोइड को डिफरेंस लिया दैट इज पासिंग फ्रॉम द सेंट्रोइड एट एक्स इज जीरो। तो कीप इन माइंड दैट वन एक्सिस मस्ट बी सेंट्रोइडल एक्सिस। ये मैंने आपसे बोला है कि जब भी, ये मैंने आपसे इसलिए बोला है कि ये वाली जो थ्योरम तभी अप्लाई होगी, कौन सी वाली? पैरेलल एक्सिस थ्योरम तभी अप्लाई करनी है जब एक एक्सिस एटलीस्ट सेंट्रोइडल एक्सिस होनी चाहिए। वन एक्सिस मस्ट बी द सेंट्रोइडल एक्सिस, तब ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, ठीक है। आई होप दैट यू हैव जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट दिस थ्योरम। ओके, पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ लो, इसका प्रूफ यहाँ से था, ये इसका प्रूफ हो गया, और ये इसका स्टेटमेंट भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलिए, अब हम मूव करते हैं कि सेंट्रोइडल एरिया, सेंट्रोइड ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सर हम ये बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कैसे करते हैं किसी डिफरेंट बॉडीज़ का। तो हम क्या कर रहे हैं, एक रेक्टेंगल का, सिंपल रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंट्रोइड कैलकुलेटेड। रिमेंबर वी आर कैलकुलेटिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइड, सेंट्रोइड के अबाउट निकाल रहे हैं, ना कि किसी और एक्सिस के अबाउट, ठीक है। इसीलिए मैंने लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगल अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस। अब पहले हम वाई एक्सिस के अबाउट देख लेंगे, फिर एक्स एक्सिस के अबाउट देख लेंगे, या पहले एक्स एक्सिस के अबाउट देख लो, फिर वाई एक्सिस के अबाउट देख लो, ठीक है। तो टू कैलकुलेट द सेंट्रोइडल ऑफ एक्सिस, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैं एक्स एक्सिस के अबाउट मान रहा हूँ, इसीलिए सबसे पहले मुझे, क्योंकि आपको ये तो पता है कि जो रेक्टेंगल होता है उस रेक्टेंगल का सेंट्रोइड यहाँ होगा, यहाँ से आधी डिस्टेंस पे और यहाँ से आधी डिस्टेंस पे, ये यहाँ होता है, तो इसकी सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस ये वाली हो जाएगी। तो एक्स एक्स इज द सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस ऑफ द गिवन एरिया, ठीक है, ठीक है, ये गिवन एरिया है सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस का, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस यहाँ से काउंट कर ली, सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस, और यहाँ से वाई डिस्टेंस पर एक छोटी सी स्ट्रिप मान ली है डी बाई, बिल्कुल ठीक है। और मैंने ये माना कि जो टोटल रेक्टेंगल है उसकी हाइट डेप्थ डी और विड्थ जो है इसकी बी इज़ द विड्थ ऑफ द गिवन रेक्टेंगल, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखो इसका एक्स एक्सिस से अबाउट मोमेंट हाँ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो हमने क्या किया, अगर इसका आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे अबाउट एक्स एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या बोलते हैं? सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, वही तो बोलते हैं। तो ये ले लिया, छोटी स्ट्रिप ले ली वाई डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस पे, जो कहाँ से पास हो रही है? सेंट्रोइडल, तो ये सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस है, क्योंकि हमें सेंट्रोइड के अबाउट देखना है कि सेंट्रोइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। तो अभी हम एक्स एक्सिस के अबाउट देख लेते हैं। आई एक्स एक्सिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन एरिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस।
तो अगर हम स्ट्रिप की बात करेंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया इंटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का स्क्वायर। ये पढ़ा है हमने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। और टोटल चाहिए तो, टोटल एरिया का चाहिए तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अगर ये तो स्ट्रिप का हो जाएगा, स्ट्रिप का ही हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, अगर टोटल का निकालते हैं तो उसको इंटीग्रेट कर देते हैं विद द डिफाइंड लिमिट। अब ये बताइए, ये y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, अगर ये x एक्सेस यहाँ पर है, ये ओरिजिन, तो इसके नीचे नेगेटिव वैल्यू होगी y की और इसके ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होगी y की। तो यहाँ पर d की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव। तो यहाँ पर देखो ये सेंट्रोइड, तो यहाँ से आपको पता है कि सेंट्रोइड dy2 पे होता है यहाँ से। तो इसके नीचे लिमिट कितनी है, माइनस के dy2 लिमिट हो गई, देखो लोअर लिमिट, और अपर लिमिट कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस प्लस के dy2। तो इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, माइनस dy2 टू प्लस dy2 वाई स्क्वायर इंटू बी की एरिया किसके बराबर होगा, इसके बेस और इसकी थिकनेस। तो b इंटू डी वाई इसका एरिया हो जाएगा। अरे ये स्ट्रिप है ऐसी, इसकी ये क्या है, ये डी वाई हो जाता है, ये डी वाई है और ये b है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, b इंटू डी वाई हो जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना, बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो अगर पूरे रेक्टेंगल की बात करेंगे तो सेंट्रोइड से पास हो रहा है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो b कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो y³ मैंने बता दिया इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। और लिमिट क्या हो जाएगा, माइनस dy2 टू प्लस dy2। ठीक है, तो एक बार क्या करेंगे, प्लस रखेंगे, एक बार माइनस रखेंगे। तो b/3 बाहर आ गया, तो एक बार dy2 का क्यूब माइनस माइनस dy2 का क्यूब। ठीक है, तो d का क्यूब ये हो जाएगा, d का क्यूब अपॉन 2 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, प्लस। अब देखो ये माइनस का, जब माइनस को अगर पावर ऑड होती है तो ये माइनस ही रहता है। माइनस d/2 का क्यूब करेंगे तो ये माइनस बाहर आएगा ना, एक माइनस d³/8 हो जाएगा, और माइनस d³/8 जब बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा ना। आपको पता है अगर माइनस का अगर पावर इवन है तो वो प्लस आता है, और पावर ऑड है तो माइनस आता है। तो यही है, पावर यहाँ पर कैसी है, ऑड है, तो यहाँ पर d³/8 b/3। तो आप देखोगे इट इज़ इक्वल्स टू ix प्लस b/12। इसी तरीके से आप बाई एक्सेस के अबाउट निकाल सकते हैं। वहाँ पर क्या होगा, बस ये चेंज हो जाएंगे, जहाँ b है वहाँ d आ जाएगा, तो b/dq की जगह पर db/12 हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सेस के अबाउट अगर कैलकुलेट करना है तो b/dq/12 हो जाएगा, और वाई एक्सिस के अबाउट अगर कैलकुलेट करना है तो db/12 हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं करना, इस तरीके से वाई एक्सिस मानोगे, एक एरिया आप इस तरीके से मान लेंगे, इसमें वाई डिस्टेंस पे, यहाँ से सॉरी एक्स डिस्टेंस पे छोटा सा एरिया रेक्टेंगल, तो यहाँ से इस तरीके से बाई द सेम यू कैन ईजिली कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, सॉरी वाई एक्सेस वाई कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है। अब देखो याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, यू विल नेवर फॉरगेट। ठीक है, देखो इसमें देखो आपको एक चीज़ तो लग रही है कि एक इसमें क्यूब के साथ आ रहा है और एक सिंगल पावर है, b की पावर 1 है और इसमें b की पावर 3 है, तो मतलब क्यूब के साथ कौन सा आना है। जो देखो आप ix निकाल रहे हो ना, x एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो, तो x आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, x एक्सिस रेक्टेंगल की जिस डायमेंशन को कट करेगा, x एक्सिस रेक्टेंगल की जिस डायमेंशन को कट करेगा वो क्यूब के साथ आएगा। ठीक है, जैसे अगर आप x एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं तो जैसे आप x एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं तो अब आपको x एक्सिस माइंड में रखना है, तो x एक्सिस जिस डायमेंशन को कट करेगा वो क्यूब के साथ आएगा। ठीक है, तो जब आपने देखा कि जब आपने x एक्सिस ड्रॉ किया जी से पास होते हुए, तो ये किस डायमेंशन को कट कर रहा है, इस वाली डायमेंशन को, इस वाली साइड को कट कर रहा है रेक्टेंगल की, है ना। और इस रेक्टेंगल की हाइट कितनी है, ये वाली d, तो देखो d क्यूब के साथ आया कि नहीं आया, तो b/dq/12 ये फॉर्मूला याद रखना है। रखने का तरीका मैंने बता दिया कि जिस साइड को कट करेगा वो क्यूब के साथ आना है। ठीक है, नहीं बोलोगे सर अच्छा इसमें बताइए, बिल्कुल इसमें बता देते हैं। वाई एक्सिस के अबाउट वाई अगर कैलकुलेट करना है तो देख लो, वाई एक्सिस रेक्टेंगल की किस साइड को कट कर रहा है, इस वाली साइड को कट कर रहा है कि नहीं, और इसकी विड्थ कितनी है, b। भाई जिस साइड को कट करेगा उसको देख लेते हैं, तो यहाँ पे b है, तो देखो जब वाई निकालेंगे तो b का क्यूब आ रहा है अपॉन 12। ठीक है, तो याद रखने का तरीका भी मैंने बता दिया किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं, समझ लो।
तो ये तो हुआ, ये तो हमने वैल्यू किया आई एक्स एक्स कितना होता है सर, आई वाई वाई कितना होता है, ये रिमेंबर रखना है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी और कुछ पर्टिकुलर जो भी प्लेन फिगर्स होते हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि उसका एक चार्ट याद रख लेना आप, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि नहीं मुझे आई एक्स एक्स नहीं निकालना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट आई एक्स एक्सिस, मैंने बोला कि इस एरिया का, इस रेक्टेंगल का, इसकी बेस एक्सिस के अबाउट मोमेंट निकालो। बेस एक्सिस कौन सी है, एम एन, तो इसके अबाउट मोमेंट कैसे निकालेंगे, विच थ्योरम यू विल यूज़। तो आप देख रहे हो ये इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स एक्सिस है और एम एन कौन सी एक्सिस के पैरेलल है, इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब वी विल अप्लाई विच थ्योरम, कौन सी थ्योरम अप्लाई करनी है, हाँ गुड, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस दैट इज पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस। तो यहाँ पर आई एम एन हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा, किसके पैरेलल है भाई, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये हो जाएगा आई जी एक्स या आई जी एक्स एक्स लिख सकते हो, ठीक है। या तो यहाँ पर आप आई एम एन की वैल्यू इट इज इक्वल्स टू आई जी एक्स एक्स लिख सकते हो, या इसको और आप मैं जो जनरली आई एक्स एक्स यहाँ पर लिख सकते हो, अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस इस तरीके से लिख सकते हो, और इसको चाहें तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आई जी एक्स, मैं आई जी एक्स लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी लिखा हो, लेकिन आगे जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम आई जी एक्स एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक तो जी एक्सिस के अबाउट मोमेंट, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर दो अगर आपको एम एन के अबाउट मोमेंट कैलकुलेट करना है तो। मोमेंट तो देखो पैरेलल एक्सिस अगर आई एम एन निकालना है तो क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस पूरे प्लेन का एरिया इनटू इन दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इट आई जी एक्स एक्स प्लस एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, सही लिखा है बिल्कुल। अब देखो आई जी एक्स एक्स हमें पता है बी डी क्यू अपॉन 12, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, बी इंटू डी, और डिस्टेंस कितनी है इसकी एक्सिस को और इस एक्सिस के बीच में कितनी होती है, d/2। देखो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस d/2 होगी, तो d/2 आ गया। ये वैल्यूज आपको पुट करनी है, बस यहाँ पर पुट करो। तो बी डी क्यू अपॉन 12 प्लस ये एरिया बी डी और d/2 h हो गया उसका स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो बी डी क्यू अपॉन 3, तो बी डी क्यू अपॉन 3 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है, ठीक है। चलिए, समझ में आया कि अगर किसी पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम किस तरीके से यूज़ करना है। चलिए ओके, अब इसमें नेक्स्ट है, अगर बाई चांस मान लिया कि ये रेक्टेंगल नहीं आया, इसके अबाउट आ गया, इसके मान लिया कि नहीं ये रेक्टेंगल नहीं, ये खोखला रेक्टेंगल है, कुछ ऐसा है, बीच से कटा हुआ है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करोगे, हाँ, तो देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाहर वाले रेक्टेंगल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करोगे सबसे पहले, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से अंदर वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा दोगे, ठीक है। अबाउट द एक्सिस, अबाउट उस एक्सिस के अबाउट जिसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पर्टिकुलर एरिया का लेना चाहते हैं। तो देखो ये बाहर वाला रेक्टेंगल देख रहे हैं, ये बाहर वाले रेक्टेंगल, इसकी साइड कैपिटल बी और कैपिटल डी है, और अंदर एक रेक्टेंगल है, ये हॉलो सेक्शन है, ठीक है। अंदर वाले सेक्शन की बात है, ये इसकी स्मॉल बी और स्मॉल डी है, तो इस सेक्शन का एरिया हमें निकालना है, इस वाले का निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस वाले के अबाउट ये वाला देख लो, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है, ये जो हैच्ड पोर्शन मैंने किया, हैचिंग कहाँ पर दिखाई है, ठीक है। तो क्या किया, देखो सिंपली कुछ नहीं किया, बाहर वाले का एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो एक्स एक्सिस किसको अबाउट कर रहा है, कैपिटल डी और स्मॉल डी को, तो बी डी क्यू अपॉन 12 बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी जो भी प्लेन फिगर्स होते हैं उन फिगर्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, ट्राइंगल, फॉर सर्कल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, तो अब ये तो सिंपल ही होगा, अगर कोई कंपोजिट सेक्शन हो, तो कंपोजिट सेक्शन समझते हो,
अरे अभी बताया तो था, जैसे आई सेक्शन बन गया, ये 3 रेक्टेंगल से मिल करके बना है, इसका अगर कैलकुलेट करना हो तो सेपरेटली इसका सेपरेटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका सेंट्रोइड फाइंड आउट करने पहले तो ये देखना पड़ता है कि क्वेश्चन में किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब पूछा गया है, ठीक है। तो देखो ये हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जब इजीली आपको बता देंगे, लेकिन बाकी आप देख लो, इट इज़ कैन बी कैलकुलेटेड बाय फाइंड बाई द सेपरेटली कैलकुलेटिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच सेक्शन एंड देन एडिंग देम, ठीक है। किस तरीके से निकालें, उसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम का भी यूज़ होना है, पैरेलल एक्सिस का थ्योरम का यूज़ होना है, याद रखना है बिल्कुल भी अच्छी भूलना नहीं है, ठीक है। और देखिए दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल फॉर यू। अगर ये टेबल आपने याद कर ली, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन मतलब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये टेबल भी याद होना बहुत कंपलसरी है आपके लिए, ओके, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ किस तरीके से है। रेक्टेंगल का तो बता दिया, ये रेक्टेंगल का जो विड्थ b है, हाइट जो इसका d है, और इसके सेंट्रोइडल ये x एक्सिस ये y एक्सिस, इसका सेंट्रोइडल यहाँ होता है, तो i एक्सिस की वैल्यू BD/12, y एक्सिस के अबाउट DB/12, और अगर mn बेस के अबाउट निकालना है तो BD/3 इस एक्सिस के अबाउट आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, ठीक है। ट्राइंगल का फॉर्मूला है, तो ट्राइंगल के लिए अगर आपको आई एक्स निकालना है, देखो ट्राइंगल इस तरीके से है, ये अगर इसका बेस अगर बी है, बेस बी, हाइट अगर एच है, तो या आपको वो देखना है ट्राइंगल में भी वो देखना है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कौन सी, मतलब जिस एक्सिस को वो कट करेंगे वो 90 डिग्री पे कट करना चाहिए। तो इस वाले में 90 डिग्री पे यहाँ कट करेगा, अगर इस तरीके से तो 90 डिग्री पे इस वाले एक्सिस को कट करेगा, तो उसका क्यूब देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्योंकि अगर एच ये है, अगर इनके बीच की हाइट एच ये है, तो एक्स एक्सिस इस एच को कट करेगी, तो बस इसमें याद रखना है इट इज इक्वल्स टू बी एच क्यू, नीचे 36 आता है, 336 आता है, ठीक है। इसी तरीके वाई एक्सिस देख लेते हैं, किस वाई एक्सिस को अबाउट कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस अगर बी हो जाएगा, अगर इस वाले केस में देखेंगे वाई एक्सिस यहाँ जा रहा है, तो इस वाले केस में हो जाएगा आपका टोटल, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, ओके, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सर्कल का देख लेते हैं। तो सर्कल का क्योंकि सिमेट्रिक केस है, इसीलिए इसका π/64 d⁴ इंटू π/64 d⁴, और आई वाई वाई भी देखेंगे तो दोनों आई एक्स एक्सिस अबाउट भी π/64 d⁴ और π/64 d⁴, दोनों की वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। अच्छा सेमी सर्कल की बात कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सेमी सर्कल देख लेते हैं, तो सेमी सर्कल में क्या होता है, इसका सेंट्रोइड यहाँ कहीं लाई करता है, इस वाली एक्सिस पे हम इससे पहले लेक्चर में जो भी स्टार्ट वाले लेक्चर्स में देख चुके हैं, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें अब एक्स एक्सिस के अबाउट देखना है, तो आपको याद रखना है जब एक्स एक्सिस देखेंगे तो इसके अबाउट सिमेट्रिक केस नहीं है, तो सिमेट्रिक केस में इसको आधा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट ये फिगर सिमेट्रिक है, बिल्कुल नहीं है, तो इसको आधा नहीं करना है। क्या करना है, इसका फॉर्मूला याद रखना है, अगर रेडियस की फॉर्म में है तो 0.11 रेडियस की पावर 4, और अगर आपको डायमीटर के फॉर्म में लिखना है तो 0.00686 डायमीटर की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर आई वाई वाई निकलना है तो आई वाई एक्सिस कैसे हो जाएगी, इसकी आई वाई एक्सिस इस तरीके से जाएंगे, तो ये भी इधर भी सिमेट्रिक है, इधर भी सिमेट्रिक है, तो इसको जस्ट आधा कर देंगे, तो π/64 को जब π/64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो π/128 d⁴ आ जाएगा, ठीक है। क्वार्टर सर्कल की बात करेंगे तो देखो ये एक्स एक्सिस के अबाउट देखेंगे ना, तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ना वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है। तो इसके लिए देखो अब अगर हम बात करेंगे तो इसका सेंट्रोइड यहाँ पर है, तो ये 0.11 r⁴ आया, तो सेंट्रोइड यहाँ पर है, इसके सिमेट्रिक, इसका आधा पोर्शन यही तो गायब कर दिया है, ठीक है। तो इसको भी आधा कर देंगे, तो अगर डायमीटर की फॉर्म में है तो इसको आधा कर देंगे 0.00343 d⁴, और अगर वाई एक्सिस के अबाउट देखेंगे तब भी ये ऐसे ही है, सेम टू सेम है, तो 0.00343 d⁴, ये भी याद रखना है, ओके। चलिए और अगर आपसे पूछा जाए, अगर रेडियस की फॉर्म में पूछा जाए तो इसको आधा कर दो 0.055 रेडियस की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ तक क्या है, यहाँ तक आपका सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो गया, फिनिश हो गया, यहाँ तक थ्योरीज का खत्म हो गया, यहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो गया। अब इसके न्यूमेरिकल्स रह गए जो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर देंगे, ओके, ठीक है। गुड नाइट।